सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आइए करते हैं स्टार्ट अपना यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1। तो देखो हमारी यूनिट 3 आ चुकी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिजनेस लॉ की बीकॉम के और बीकॉम प्रोग्राम की या ऑनर्स के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आपने इसकी सारी यूनिट्स नहीं देखी तो सारी यूनिट्स चैप्टर वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप एक एक करके सारी यूनिट्स को देख सकते हो। अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, आप इस पे व्हाट्सअप करिए, हाई करिए, कॉन्टैक्ट नंबर यही है और इस पे आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स को भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, भाई दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। तो आज हम करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम की सेमेस्टर 2 की बिजनेस लॉ को स्टार्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वादे के मुताबिक हम लाइन से कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आइए अभी हम करवाने ही वाले हैं आपको यूनिट नंबर 3। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, 1930 जो एक्ट है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। मतलब कि आप किसी भी सामान को खरीदते हो या बेचते हो उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है, सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स को कब खरीदा जाए कब बेचा जाए, पूरा सेलिंग के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कुछ टर्म एंड कंडीशन को। हाँ भैया, टर्म एंड कंडीशन को पहली चीज है बायर एंड दूसरी चीज है सेलर। तो देखो बायर आपको पता है, सेलर आपको पता है, नीचे आता है गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स आपको पता है। अरे सब पता है तो यहाँ क्या कर रहे हो भैया। तो देखो अगर आपको नहीं पता तो समझा रहे हैं ना। तो पहली चीज आती है बायर। बायर वो व्यक्ति होता है या वो पर्सन होता है। सबसे पहले बायर, बायर का मतलब क्या होता है? बायर मतलब वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाए, इच्छा दिखाए या खरीदता है, वो बायर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेलर क्या होता है। सेलर एक ऐसा व्यक्ति जो बायर को चीजों को बेचे, ठीक है, जो चीजों को पैसों में बेचता है उसको हम बोलते हैं सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखिए छोटी सी। बायर मीन्स ए पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय गुड्स। बायर एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को खरीदता है या फिर खरीदने की इच्छा रखता है। सेक्शन नंबर 2(1) में, ठीक है, कह रहा है सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल और गुड्स एग्री टू सेल। कह रहा है सेलर वो व्यक्ति जो गुड्स को सेल करता है, बेचता है आगे, या फिर बेचने की इच्छा रखता है, बेचने के लिए एग्री हो किसी चीज को भी, ठीक है, वो सेलर होगा। जरूरी नहीं है कि सेलर जो होता है वो दुकान वाला ही होगा, शॉपकीपर ही होगा। अगर मान लो मैं दुकान चला रहा हूँ, मैं दुकान नहीं चला रहा, मगर ये पेन है, मैं मार्कर में अभी थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो मैं आपको बेच रहा हूँ, तो उस टाइम तक, उस टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, वो जो कॉन्टैक्ट है ना हम दोनों के बीच में खरीदने बेचने का, वो एक कॉन्टैक्ट हो गया कि मैं बेचूंगा आप खरीदोगे। उस टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट में ना मैं क्या हो गया सेलर और आप क्या हो गए बायर। वैसे आप बायर हो, ठीक है, मैं सेलर थोड़ी हूँ, मेरी दुकान थोड़ी है, मगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया कि मैं आपको चीज बेचूंगा, आप चीज को खरीदोगे। समझ आ गया? उसके बाद यहाँ पे लिखा है देयर आर 2 पार्टीज इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कह रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 2 पार्टीज का इन्वॉल्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक पार्टी हो सकती है मगर एक पार्टी कुछ बेच के अपने आप को थोड़ी खरीदेगी, तो दूसरी पार्टी चाहिए ना भैया, चाहिए ना, तो बोलो ना। आगे उसके बाद हम पढ़ेंगे नीचे, हमने देखा नीचे गुड्स, देखो डेफिनेशन लिखी हुई है गुड्स की। गुड्स होते क्या है? गुड्स मतलब होती है माल। हाँ समझ गए, माल हो गया, वस्तु हो गई, किधर किधर सोचते हो, माल हो गया, वस्तु हो गई, चीजें हो गई, ठीक है, इन सबको गुड्स की डेफिनेशन में बोली जाती है। ठीक है, और गुड्स के पार्ट ही है, नाम ही है सारे के सारे। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है इट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एज एनर्जी। कह रहा है एज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है हर काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी चलती फिरती यूज करने लायक हो। कह रहा है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप्स। कह रहा है यहाँ पर जो है ना एक्शनेबल प्रॉपर्टी के द्वारा, जो एक्शनेबल प्रॉपर्टी होती है उसको छोड़ के उसके अलावा अन्य जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो जिस पे हम क्लेम कर सकें वो सारी इसमें इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग मनी, पैसा इंक्लूड होता है। ठीक है, पैसे को वस्तु बोलते हैं, स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स को वस्तु बोलते हैं, शेयर्स को वस्तु बोलेंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स फसलों को वस्तु बोलेंगे जो हमारी उग रही है फसलें। ठीक है, तो वस्तु हर एक काइंड की ऐसी चीज जिसको बेचने पे पैसा मिल जाए वो वस्तु होती है, बस इतना समझो। ठीक है, और वस्तु जो है वो एक मूवेबल चीज होती है जो चलती फिरती नहीं है मगर उसकी वैल्यू होती है, उसका एक दाम होता है और उसका एक प्राइस होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा गुड्स। ठीक है,
अब हम नीचे उसके पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ गुड। काइंड्स ऑफ गुड, काइंड्स ऑफ गुड, काइंड्स ऑफ गुड का मतलब क्या होता है कि गुड्स के प्रकार, गुड्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा आएगा यहाँ पे फ्यूचर गुड्स, तीसरा आएगा कंटीजेंट गुड्स। दोबारा बता दूं, एग्जिस्टिंग गुड्स, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फ्यूचर गुड्स, उसके बाद आएगा कंटीजेंट गुड्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप होंगे, एक आएगा अनसर्टेन, एक आएगा सर्टेन, और एक और आएगा भैया जिसका नाम है स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, तो ये याद कर लेना। पहले मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग, उसके बाद आएगा फ्यूचर, कंटीजेंट, एग्जिस्टिंग के 3 टाइप, सर्टेन, अनसर्टेन, स्पेसिफिक। बस इतना ही, बस 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 खत्म, इससे ज़्यादा नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं, कह रहे हैं दे आर दोज गुड्स विच हैव एक्चुअल एग्जिस्टेंस एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। कह रहे हैं एक ऐसे गुड्स जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनवाते हैं तो उस टाइम पे वो एक्चुअल में प्रेजेंट हो, एक्चुअल में प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। सपोज करो मेरे को एक टी शर्ट लेनी है, मैं गया दुकान पे, मैंने टी शर्ट ली, मैंने बोला कि मेरे को टी शर्ट चाहिए, कोई मिक्की माउस वाली टी शर्ट हो तो वो दिखा दो। उसने एक टी शर्ट दी बड़ी प्यारी सी 2500 रुपए की, मेरे को चूना लगा के, मगर उस पर मिक्की माउस एट अ टाइम था जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जब हम डील कर रहे थे एक दूसरे, वो बेच रहा था, मैं खरीद रहा था, वो बेच रहा था, मैं ले रहा था, वो दे रहा था, मैं ले रहा था। तो जब मैं ले रहा था तब उस पे क्या लिखा था, उस पे मिक्की माउस छपा था, उस पे मिक्की माउस छपा था। तो मिक्की माउस जब उस पे छपा था तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैंने क्या बोला था, उस पे मिक्की माउस होना चाहिए। तो एट अ सेल, जब हम सेल कर रहे थे, एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या था, उसी टाइम पे उस पे मिक्की माउस था, तो इसको बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुड्स, कि उसी टाइम पे वो चीज़ उस पे हो, सेल करते टाइम। समझ आया? तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी जिसको बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जब हम गुड्स खरीदें, गुड्स खरीदने के बाद जो मिक्की माउस है उस पर उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं हो। समझ आया? इसको बस बोलेंगे क्या, अनसर्टेन गुड्स। सेकेंड जो आते हैं जिसको बोलते हैं सर्टेन गुड्स, मतलब कि असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेम टू सेम इसकी तरह होंगे, ऊपर वाले की तरह, एग्जिस्टिंग गुड्स की तरह। जब हम मिक्की माउस वाली टी शर्ट खरीदने गए तो उसमें मिक्की माउस था। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, मैंने बोला गर्मी कितनी है, तो मैंने बोला कि मैं आज जा रहा हूँ पिज़्ज़ा खाने, मैंने बोला आज मैं जा रहा हूँ पिज़्ज़ा खाने, मैंने बोला पिज़्ज़ा मैं खाऊंगा, पिज़्ज़े के अंदर मेरे को प्याज और वो क्या बोलते हैं लहसुन प्याज ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मैं पिज़्ज़ा खाने गया एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंने पिज़्ज़ा बनवाया तो मेरे पिज़्ज़े के अंदर उस टाइम लहसुन मिर्ची प्याज नहीं थी। जब नहीं थी तो उसको बोलेंगे सर्टेन गुड्स। समझ आ गया? उसके बाद आता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा गुड्स जिसके लिए हमने स्पेशल बोला हो और वो स्पेशल उसी चीज़ पे आया हो। ठीक है, सपोज करो मैंने बोला कि आज मेरे को 100 चेयर्स का ऑर्डर देना है, 100 चेयर का ऑर्डर देना है। ठीक है, अब मैंने 100 चेयर का ऑर्डर दिया, मगर उस पर मैंने ये नहीं लिखा था कि कौन सा कलर, लाल पीली हरी नीली। तो देखो मेरा स्पेसिफिक गुड्स क्या था, बस मेरे को 100 चेयर चाहिए, तो वो 100 चेयर पे फोकस करेगा, ना कि उसके कलर पे। वो क्या फोकस करेगा, 100 चेयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक बोला जाए उसको स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं, स्पेशल बोला जाए। और यहाँ पे असर्टेन का बताऊँ तो असर्टेन में अगर मैं यही एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि मेरे को 100 चेयर चाहिए। अब उसने 100 चेयर तो लाई, मगर मैंने उसमें बोला था कि कलर्स चाहिए मेरे को, ये वो कलर अगर उस पर होंगे तो वो हो जाएगा सर्टेन। अगर वो कलर्स नहीं है उन चेयर्स पे जो मैंने बताए या नहीं बताए, मैंने कलर डिफाइन नहीं करे, तो वो अनसर्टेन गुड्स हो जाता है। समझ आ गया? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, बस आपको समझने हैं। अब इसके बाद नीचे डिफाइन करेंगे। नीचे लिखा है जैसे मैंने फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स, देखो फ्यूचर गुड्स बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसे गुड्स जो भविष्य में डिपेंड करते हैं किसी चीज़ के ऊपर कि वो हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल में दूँ तो देखो, मान लो मैंने अपने घर के अंदर आज एक सेब का पेड़ उगा लिया, मैंने आज अपने घर के अंदर एक सेब का पेड़ उगा लिया। ठीक है, बड़ा सा। अब वो पेड़ 5 साल बाद मैंने देखा बड़ा हो गया, तो अब उस पे से जो सेब लगेंगे, जो मैं गिरेंगे, जो मैं खाऊंगा, वो फ्यूचर गुड्स है। वो अभी नहीं है, एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भैया। मैंने आज पेड़ लगाया और आज मेरे को फल मिल जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। फल कब मिलेंगे? 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद
तभी तो फल मिलेगा जब वो बड़ा होगा। तो ये क्या है, एक फ्यूचर गुड्स है। जब पेड़ बड़ा होगा, पेड़ पे डिपेंड करेगा, वो फल देने लायक है, तो वो फ्यूचर गुड्स कहलाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 कह रहा है इट गुड्स हैव बीन डिफाइंड दैट विल बी आइदर बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और acquired by the seller at a time of contract shall be made। कह रहा है जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम ये जो फ्यूचर गुड्स है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, उस टाइम ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, बाद में जाके एट अ फ्यूचर में आपको मिलेंगे। जो मैंने अभी आपको ट्री वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, जैसे कि वो सेब मेरे को अभी नहीं मिले, मैंने अभी क्या करा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि 5 साल बाद जब पेड़ पे से सेब उगेंगे तो मैं आपको दूंगा, आपको बेचूंगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, मगर वो डिपेंड किस पे करता है, वो उस पेड़ पे डिपेंड करेगा। अगर पेड़ पे फल निकले तो मैं आपको दूंगा ना, वरना नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। उसके बाद नीचे लिखा है कॉन्टीजेंट गुड्स। कॉन्टीजेंट गुड्स जो है फ्यूचर गुड्स का एक सब पॉइंट होता है या सब पार्ट होता है जिसको बोलते हैं, ये इसी के अंडर आना चाहिए। वैसे तो इन्होंने अलग से डेफिनेशन बना के डाल दिया, कोई नहीं, तो ये इसका पार्ट होता है, इसी की तरह ही है। यहाँ पे कह रहा है इट्स सब टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, कह रहा है ये सब टाइप है फ्यूचर गुड्स का। कह रहा है इन सेंस ऑफ कंटीजेंट गुड्स इज सेल एक्चुअल वन इन द फ्यूचर। कह रहा है जो कंटीजेंट गुड है वो एक तरह से फ्यूचर गुड्स का टाइप होता है। जैसे फ्यूचर गुड्स में आपको पता है आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हो तो उस टाइम से मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होना आपका सामान चालू कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ऑर्डर दिया कि मेरे लिए पिज्जा लाओ, मैंने ऑर्डर दिया तो आप मेरे को बना के दे नहीं रहे, आप उसको बना रहे हो, मैन्युफैक्चर करना चालू करते हो, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो सभी, ठीक है, आप उसको एट अ टाइम मेरे को पकड़ा नहीं रहे हो उस टाइम ही, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा दे गुड्स आर पार्ट ऑफ सम कंटीजेंट क्लॉज ऑफ इट। क्या है, जो कंटीजेंट टाइप के गुड्स होते हैं ना, ये उनका एक तरह से पार्ट है, और कंटीजेंट जो है ये एक तरह से क्लॉज बन जाता है किसका, फ्यूचर गुड्स का, उसका एक सब पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जितने भी सारे गुड्स थे, सेलर थे, बायर थे, गुड्स थे, वो मैंने सारे कवर अप करा दिए। इसके बाद का कॉन्सेप्ट जल्दी लिखवा रहा हूँ अभी, तो आप पहले इसको उतार लो। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने जो बताया था आपने उतार लिया होगा। तो आइए चलिए करते हैं स्टार्ट फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो भाई अगला आता है यहाँ पे द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। देखो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या होता है, आपके पास आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, उस अथॉरिटी का, उस ओनरशिप का, कि आपने इस चीज़ को कहाँ से करा, आपको ये चीज़ कैसे मिली, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सबने 12th करी है, 12th पास हो सारे के सारे, अब मैं बोलूँ आपने 12th करी है, मैं कैसे मान लूँ कि आपने 12th करी है। तो आप मेरे को क्या करोगे, अगर मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को 12th का सर्टिफिकेट देखना है भाई साहब, मैंने बोला कि मैंने 12th का सर्टिफिकेट देखना है आप लोगों का कि आप लोगों ने 12th करी है नहीं करी, आप पढ़ के भी आए हो या नहीं पढ़ के आए, ऐसे वेल्ले आ गए सारे। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डॉक्यूमेंट्स बोलूँगा। वो क्या है, आपके ओनरशिप का डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आपकी गवाही देगा कि आपने चीख के बोलेगा कि आपने 12th करी है ना, अरे हाँ ना, तो वो क्या एक डॉक्यूमेंट है। तो जैसे आपका वो डॉक्यूमेंट था, तो उसी तरह से टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स के भी डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आपको ये मेरा घर संभालना है, तो उसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट साइन कराऊंगा। आपको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि मेरा एक घर संभालना है, मैं आपको साइन करा के एक डॉक्यूमेंट दूंगा कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, डॉक्यूमेंट भी आपके पास, ठीक है, उस चीज़ का। अगर कोई आता है सामने से पूछने कि आपको ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दी, मेरे अलावा मैंने दी है, बाकी को तो नहीं पता, बाकी कोई आ गया, तो आप उसको वो दिखा सको, वो प्रूफ दिखा सको, वो पोजेशन ऑफ प्रूफ आपके पास हो कि आप उसको दिखा सको, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम जब गुड्स को बेचते हैं या किसी भी चीज़ से कोई खरीदते हैं सामान, तो उसका कोई टाइटल होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है। जैसे फीस रिसिप्ट हो गई, हम जैसे कोई स्कूल में या कॉलेज में फीस पे करते हैं, उसकी रिसिप्ट मिलती है, या फिर हम किसी शॉपकीपर से कुछ खरीदते हैं तो उसकी बिल की पर्ची मिलती है, ठीक है, याद होगा। तो उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स। समझ आ गया? आगे पढ़ाएंगे डेफिनेशन अब इसकी। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन से दैट दिस इंक्लूड्स द बिल ऑफ लीडिंग, यहाँ पे लिखा है बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस, यहाँ पे बोल सकते हो वेयर हाउस कीपर, सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे वेयर हाउस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने रेलवे रिसिप्ट, उसके बाद लिखा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, वारंट और डॉक्यूमेंट्स अदर टू ऑर्डर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड
any one other documents used in ordinary course of business as a proof of possession। कह रहा है अगर आप किसी भी प्रूफ ऑफ पोजेशन के लिए इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हो तो वो डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल भी दूंगा, भी आपको समझाऊंगा। सपोज करो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। ठीक है, मान लो आपको पता होगा गोदाम क्या होता है, गोदाम में क्या होता है, गोदाम में होता क्या है आपको पता ही होगा। गोदाम में होता है सामान, ढेर सारा सामान, बहुत सारा सामान होता है। ठीक है, उस सामान की रखवाली करने के लिए एक वेयर हाउसर रखा जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वेयर हाउस कीपर, जिसको बोलते हैं रखवाली करने वाला। ठीक है, और उसको मैं एक सर्टिफिकेट दे देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देता हूँ कि भाई ये रहा तेरा डॉक्यूमेंट, मेरे अलावा कोई भी अगर बाहर से आएगा पूछेगा तू यहाँ कर क्या रहा है, तो आप बता सको कि आपको वेयर हाउस कीपर बनाया हुआ है, आपके पास ये प्रूफ है, ये प्रूफ ऑफ पोजेशन है कि मैंने आपको वो सर्टिफिकेट भी दे रखा है कि आप उसको दिखा सको कि मैं वेयर हाउस कीपर हूँ। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ, अगर आप रेलवे में जाते हो, रेलवे की रिसिप्ट बुक करते हो, तो आपको एक कंप्यूटराइज्ड पर्ची मिलती है कि आपने अपनी सीट कंफर्म कराई है, आपको एक कंप्यूटराइज्ड पर्ची मिलेगी कि ये रिजर्व सीट जो है 33 नंबर 34 नंबर ये आपकी ही है। ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व्ड है आपके नाम पे रेलवे रिसिप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रेलवे ने इसकी रिसिप्ट भी दी, आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ है अपने गुड्स का या अपनी सर्विस का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स। समझ आ गया? आई होप आपको ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई होगी। डॉक्यूमेंट टू टाइटल क्या होता है? डॉक्यूमेंट टू टाइटल का मतलब किसी भी ऑथोरिटी या बोल सकते हो किसी भी ओनरशिप का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर वो प्रूफ है कि आप उस चीज के मेंबर हो या पार्ट हो, कोई भी अगर आपके पास पोजेशन है तो आपसे कोई भी वो जगह नहीं छीन सकता। वो प्रूफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो पर्टिकुलर चीज आपकी होती है। समझ आ गया? उसके नीचे लिखा है सेल डिस्टेंस फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन। कह रहा है जो ट्रांजेक्शन होते हैं, हम यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं, तो भैया पढ़ो ना, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शंस। अब कौन कौन से अदर ट्रांजेक्शंस में हमें सेल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से ट्रांजेक्शंस में इसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहला जो पॉइंट है वो लिखा है ना, सेल बार्टर एंड एक्सचेंज। देखो सेल मतलब होता है दो बंदे, दो पार्टी जो होती है, एक बायर एक सेलर, जब किसी भी चीज का आदान प्रदान करती है, आदान प्रदान करती है। ठीक है, पैसों के बदले हो सकता है, फ्री में हो सकता है, किसी चीज के मान लो पैसों में कैसे होगा, अगर मान लो आप सेलर हो मैं बायर हूं तो मैं आपको पैसे देके कुछ खरीदूंगा। फ्री में कैसे होगा, आप एक दोस्त हो मैं तुम्हारा दोस्त हूं तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको फ्री में चीज दूंगा, आप भी मेरे को बदले में फ्री में दोगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बार्टर तो हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज की। तो देखो एक्सचेंज भी लेन देन को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं सेल्स के अंडर। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज आता है बी हायर परचेज एंड एग्रीमेंट टू सेल। हायर परचेज एंड एग्रीमेंट टू सेल। हायर परचेज का मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी चीज को खरीदते हो, कोई भी चीज को बाय करते हो, तो उस पर हायर परचेज के अकॉर्डिंग, मान लो एक बाइक खरीदी, बाइक थी 2.5 लाख की, आपके पास इतना जेब में पैसा नहीं था, ओए होए मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो खरीदोगे कैसे? जब पैसा ही नहीं होगा तो खरीदोगे कैसे? तो हमने बोला कि हम हायर परचेज से खरीदेंगे, मतलब कि हम किस्तें बना के देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को 10-10 हज़ार की किस्तें दे देना और 2.5 लाख रुपए पे कर देना। तो 2.5 लाख रुपए कितनी किस्तों में पे करेंगे? तो देखो पहली किस्त होगी 10,000 की, तो ऐसे 25 किस्तें बनेंगी। 25 किस्तों में आपके 2.5 लाख रुपए चुकता हो जाएंगे। आपकी बाइक आपकी हो जाएगी। ये रही आपकी होंडा, लेके जाइए, ये रहा होंडा, लेके जाओ, तो होंडा आपकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि 25 किस्तों में हायर परचेज तो हो गया, मगर सुनो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। एग्रीमेंट टू सेल है ये, तो एग्रीमेंट टू सेल के अंडर जब तक आप पूरी टोटल 25 किस्तें नहीं भर देते, आप कुछ चीज नहीं खरीद सकते, आप उसके मालिकाना हक नहीं रखते, आप ओनर नहीं बनते। मगर अगर वो पर्सन 10-10 हज़ार की 8 किस्तें देता है, मतलब 80,000, तो उसके बाद वो भाग जाता है, वो देता नहीं है, वो बोलता मैं नहीं दे रहा, तो वो बाइक आपकी हो जाएगी। बाइक थोड़ी दी आपने, तो वो बाइक आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो अगर मान लो पूरे के पूरे 25 किस्तें देता है, तो आपको यहाँ पर उसको बाइक की चाबी, ओनर, डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह सब देना पड़ेगा। ये होता है हायर परचेज एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कि किसी चीज़ को बेचने के लिए हायर परचेज का इस्तेमाल किया जाता है, किस्तों वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क, यहाँ पे लिखा है एंड लेबर। क्या रहा है? सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। आपको पता होगा काम और उसकी लेबर के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। जैसे कि सपोज करो मेरा घर बन रहा है, 25-26 माले का, ठीक है, बन रहा है,
साइड में बन रहा है, अभी देख लेना। तो मेरा एक घर बन रहा है, मैंने रखी 150 लेबर उसके लिए। हाँ भैया 150 लेबर है, 25-26 माले ऐसे बन जाएंगे, तो 150 लेबर रखी है मैंने। अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्या हुआ है कि आप ये ईंटों को वहां से ऊपर लेके जाओगे, एक सीमेंट लेके जाएगा, एक उसको मसाला लगाएगा, एक घर बनाएगा। उसके बाद जब ये सब चीजें करोगे तब मैं आपको दूंगा पैसे। मैं आपको क्या दूंगा? पैसे दूंगा। तो आप एज ए लेबर हो, वर्क कर रहे हो मेरे लिए, तो आपको मैं उस वर्क के बदले आपका रेम्यूनरेशन दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब यहाँ पे कुछ बेच नहीं रहे, मगर आप मुझे सर्विस तो बेच रहे हो, अपनी सर्विस दे रहे हो ना, तो उसके बदले में आपको पे कर रहा हूँ। समझ आ गया? नीचे लिखा है व्हेन ए कंडीशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए वारंटी। कह रहा है कोई भी कंडीशन एज ए वारंटी कब बनती है, या फिर कोई भी वारंटी या कोई भी कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है गिव समथिंग टू रिटर्न। अगर आपने कुछ दिया है तो उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए। आपने 5 रुपए दिए हैं तो 5 की बिस्कुट लो या टॉफी लो या लॉलीपॉप लो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कुछ मिलना चाहिए। तो इसी तरह से वारंटी क्या होती है वो हम समझेंगे, और कंडीशन क्या होती है वो समझेंगे। कह रहा है आर इन सेक्शन नंबर 13 पहला आता है वॉलंटरी वेवियर ऑफ कंडीशन। दूसरा पॉइंट है इसका एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर, मतलब कि जो बायर है बेचने वाला उससे गुड्स को एक्सेप्ट करना। थर्ड आता है कन्वर्जन ऑफ कंडीशन इनटू वारंटी, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा नहीं आ रहे। उसके बाद नीचे जो है हम यहाँ पर समझेंगे कंडीशन ऑफ वारंटी प्यार से क्या होता है। तो देखो डिफरेंस बताऊंगा, ये डिफरेंस है कंडीशन में और वारंटी में। डिफरेंस किस में? कंडीशन में, वारंटी में। कंडीशन क्या होती है? सपोज करो कंडीशन होती क्या भैया, यार गर्मी बहुत ज्यादा है। कंडीशन होती क्या है? कंडीशन का मतलब होता है, सपोज करो मैं आपको एक कंडीशन रख देता हूँ, भाई देखो अगर तुम्हें बाइक चाहिए तो तुम्हें अपनी बीए में सेमेस्टर 2 में बिजनेस लॉ में 80 में से 90 मार्क्स लाने, तो रख दी मैंने कंडीशन। अब अगर आप बाइक चाहिए तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होती है? एक इस तरह का ऑब्लिगेशन होता है जहां पर आपको वो नियम, वो शर्त को पूरा करना होता है किसी चीज को लेने के लिए, और अगर आप वो शर्त रखते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अगर वो बंदा शर्त पूरी करे आपको वो चीज उसे देनी होगी। समझ आ गया? कंडीशन होती है। अब बात करते हैं वारंटी की क्या होती है। वारंटी कंडीशन से अलग होती है। वारंटी होती है उस चीज को फुलफिल करने की नहीं। वारंटी मतलब 1 साल की वारंटी है। ये मार्कर अगर खराब हुआ ना, इसमें जितनी भी खर्चा आएगा वो कंपनी भरेगी। कंपनी ने ऐसे बोला 1 साल की वारंटी इस मार्कर की, अगर इसमें इनका जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी भरेगी, तो कंपनी ही भरेगी ना इसमें इंक आके। बार बार मेरी हर 10 मिनट में इंक खत्म होगी, मैं बोर्ड पे लिखूँ, मैं कॉल करूँ हेलो कंपनी वाले इंक भर के जा रहे, तो वो आएगा, वो इंक भरेगा, वो जाएगा। तो इस तरह की बोलते हैं इसको वारंटी, ठीक है। मगर वारंटी में क्या होता है, टूट फूट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। पेन अगर टूट गया, मार्कर ही टूट गया, इंक भरने की जरूरत ही नहीं, कंपनी की तो इंक बच गई। वो मेरे को वारंटी सिर्फ इंक भरने की दे रहा है, खत्म हुई तो वो ये नहीं बोल रहा, गारंटी नहीं ले रहा कि पेन कब तक चलेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, ठीक है। वो उसको गारंटी बोलते हैं। समझ आ गया? यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग से। मीनिंग कह रहा है ए कंडीशन इज एन ओब्लिगेशन विच रिक्वायर्स बीइंग फुलफिल बिफोर अनदर प्रोपोजिशन टेक प्लेसेस। कह रहा है किसी भी अनदर प्रोपोजिशन को होने से पहले अगर आप अपनी कंडीशन को फुलफिल कर देते हो, या फिर वो जो पर्सन है वो अगर आपकी कंडीशन फुलफिल कर दे और आप अपनी कंडीशन को फुलफिल कर दो, इसको बोलेंगे हम कंडीशन। समझ आ गया? उसके बाद सेकेंड चीज लिखी है वारंटी। ए वारंटी इज ए श्योरिटी इज गिवन बाय ए सेलर। वारंटी जो होती है एक तरह की श्योरिटी होती है, मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे बस यार इतना मत हो। तो यहाँ पे लिखा है ये वारंटी क्या होता है? श्योरिटी होती है। एक सेलर करता है किसको? बायर को। बोलता है कि अगर आपका माल टूट फूट गया या फिर कुछ खराबी हो गई टेक्निकल, तो हम चेंज कर देंगे, हम इसकी कंडीशन है, ठीक है, और मैं इसकी वारंटी लेता हूँ। आगे वो बोलते हैं सेलर रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहा है वो किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, डिफाइन नहीं कर रखा कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो। आजकल महंगे प्रोडक्ट लो ना, 1, 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार के, तो सब पे आपको वारंटी मिलती है भैया, सब पे वारंटी मिलती है, टिश्यू पेपर को छोड़ के। टिश्यू पेपर पे वारंटी नहीं है, उसको भी लेके वारंटी मांगते हैं कुछ लोग। तो ये थे आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स जो मैंने बताए। अब हम डिफाइन जो कर रहे हैं इसका डिफरेंस कंडीशन और वारंटी का, तो अभी कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं। हाँ, तो इसको उतारो, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ आगे। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया था अपने एक पॉइंट्स, उसके डिफरेंस का जो था कंडीशन और वारंटी का, वो उतार लिया होगा। अब उसके बाद हम दूसरे डिफरेंस की बात कर रहे हैं। बोलो तो दूसरा जो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप देख लो, मैं 1 मिनट मार कर लूँ। हाँ तो भैया
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस नंबर 2 की। तो डिफरेंस नंबर 2 में लिखा है यहाँ पे प्रोविजन। तो देखो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोविजन जो है वो क्या चीज़ है। प्रोविजन कुछ नहीं होता, प्रोविजन एक ऑब्लिगेशन होता है एक कंडीशन को पूरा करने के लिए या फिर एक वारंटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर 12(2) सेक्शन नंबर 12(2) में लिखा था ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस कंडीशन। जो 1930 में जो कंडीशन रखी गई थी, किसी भी कंडीशन को पूरा करके उसके बाद किसी भी बायर को कोई भी सामान बेचा जाता है सेलर द्वारा, तो वहाँ पर प्रोविज़न लगता है। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा था किसका, ये वारंटी वाला था। यहाँ पे लिखा है सेक्शन 12(3), ये 12(2) था, ये 12(3) है। द सेक्शन ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस कंडीशन। इसमें भी अगर किसी बायर द्वारा, किसी सेलर द्वारा, या फिर बोल सकते हो कोई भी ऐसा दुकानदार है जिसके द्वारा किसी भी बायर को माल बेचा जा रहा है, तो उसमें भी काफ़ी सारी कंडीशंस रखती है। वारंटी में कंडीशन कैसी होती है, अगर मान लो आपका सामान टूट फूट हो जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि हम अगर उसको बदल के देते हैं तो उसके चार्जेस लगेंगे। हम टूट फूट के सामान को नहीं बदलेंगे, हम किसको बदलेंगे, वारंटी किस चीज़ की होती है, वारंटी जिस चीज़ की होगी, अगर वो टूट फूट की वारंटी है तो वो फ्री में बदलेगा। अगर वो टूट फूट की वारंटी नहीं है, सिर्फ मार्कर के अंदर इंक डालने वाली वारंटी है, तो वो क्या है, वो नहीं बदलेगा उसको। अगर वो टूट फूट हो गया तो नहीं बदलेगा, उसके पैसे लगेंगे। अगर इंक खत्म हो गई तो वो इंक डालेंगे, जिस चीज़ की वारंटी है बस उतना ही वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर नीचे लिखा है मैंने 3rd, पर्पस। देखो कंडीशन इज बेस्ड फॉर द फॉर्मेशनल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है जो कंडीशन है ना वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होती है। अगर आप उसको देख लेते हो, उसको पढ़ लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस किस चीज़ की कंडीशन रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द रिटन गारंटी ऑफ द अश्योरिंग द पार्टी। कह रहा है ये एक रिटन गारंटी एग्रीमेंट होता है एक तरह से, जो पार्टी को अश्योर करता है कि अगर आपका कोई सामान खराब हुआ तो आप इसको बेहिचक लेके आओ, हम इसको ठीक करके देंगे, ठीक है। ये थी हमारी कंडीशन, ये थी वारंटी। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या परिणाम निकलता है अगर मान लो कोई पार्टी ब्रीच करता है किसी वजह से। कह रहा है द होल कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज रेपुटेटेड। कह रहा है कंडीशन के अंदर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रेपुटेटेड हो जाता है, ठीक है, रेपुटेड हो जाता है, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वर्ड हो जाता है अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है। यहाँ पर ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इन द केस ऑफ ब्रीच। कह रहा है अगर ब्रीच होता है तो इस वाले केस में सिर्फ आप डैमेजेस को लेके क्लेम कर सकते हो, जो आपका नुकसान है उसको लेके क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड ही समझ सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कंडीशन में और ये डिफरेंस है वारंटी में, आपने देख लिया हो। कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस मैंने बता दिया, उतार लेना, सब्र करो थोड़ा, इसको मैंने लिखवा रखा है, ठीक है। अब हम नीचे क्या पढ़ने वाले हैं, तो नीचे पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कह रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ इसेंशियल्स होते हैं वो हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें छोटे में पॉइंट्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये पहले ही डिफाइन करवा चुका हूँ। जैसे कि 2 पार्टीज़, मैंने शुरू में बताया था जब बायर और सेलर, 2 पार्टी एक ऐसी होती है जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आती है। इन दोनों के अलावा कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि 3rd पार्टी, जिसको हम बोलते हैं श्योरिटी। श्योरिटी मैंने बताया था एक ऐसा आदमी, श्योरिटी नहीं, श्योरिटी। श्योरिटी क्या होती है, एक ऐसा आदमी होता है जब दोनों के बीच में टर्म एंड कंडीशन बन रही होती है, वो बीच में क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है, बीच में क्या करता है, अपनी वो देता है कि मर्जी, हाँ मेरी तरफ से इस पार्टी को पैसा दे दिया जाए, ठीक है। मान लो पार्टी और ए बी में बात चल रही है, वो कह रहा है मैं कार बेचूंगा, पार्टी भी कह रही है मैं कार के पैसे कल दूंगा, ठीक है। तो श्योरिटी क्या करेगा, श्योरिटी वहाँ पे खड़ा खड़ा बी की तरफ का साइड लेगा या ए की साइड लेगा, वो बोलता है कि बी को कार मिल जानी चाहिए, कल वो पैसे दे देगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जो आदमी गारंटी लेगा उसको श्योरिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो इन्वॉल्व होता नहीं है, 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व होती है ज़्यादातर केस में। सेकेंड चीज गुड्स। गुड्स मैंने आपको शुरू में ही बताया था, गुड्स वो वस्तु जो मूवेबल हो, ठीक है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो ग्रोइंग क्रॉप्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बस वो मूवेबल होनी चाहिए, एक्शनेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। देखो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, अभी मानो ये मार्कर किसका है, ये बोर्ड किसका है, ये बोर्ड मेरा है, ये मार्कर किसका है, ये मेरा है। अगर आप इसको पैसे देके खरीदते हो तो जो मेरी ओनरशिप है, अभी ये मेरी ओनरशिप है सारी सारी, बोर्ड मेरा है, मैं नहीं देने वाला। तो देखो ये बोर्ड मेरा है, मैं नहीं देने वाला। अगर मान लो किसी वजह से आप मेरे को 1 करोड़ दे दो, मान लो दे दो, तो 1 करोड़ अगर आप दे दो तो मैं 1 करोड़ में ये बोर्ड आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी ओनरशिप किसकी है, अभी ओनरशिप है मेरी, ठीक है, मेरी।
बाद में ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, मालिकाना हक मेरा है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, तुम पर, ठीक है। और तुम इसके बन जाओगे मालिक और मैं बन जाऊंगा इसका चेला, ऐसा कुछ नहीं है, मालिक मालिक रहेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या, ओनरशिप ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ओनरशिप मेरे पास है, आपने ये खरीदा तो ओनरशिप अब आपकी हो गई, आप इसके मालिक हो गए, ठीक है। आप जो इसके साथ करो करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ए सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। अब नीचे हम पढ़ेंगे उसके बाद लीगल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 19 to 22 कह रहा है। अब हम नीचे देखने वाले हैं कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, इसके कुछ लीगल प्रिंसिपल हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स के। ट्रांसफर ऑफ गुड्स के, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स जब करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह माल जाएगा, ओनरशिप जाएगी, रिस्क जाएगा, ओनरशिप जाएगी, मालिकाना हक चला जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गुड्स एक्ट, समझ आ गया। ये हम पढ़ेंगे 4-5 सेक्शन है कुछ इसके आपकी बुक के अंदर, जैसे कि अंडर सेक्शन 19 to 22 हम पढ़ेंगे। पहले सेक्शन नंबर 19 से धीरे धीरे 22 तक जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो सेक्शन है वो कहता है प्रॉपर्टी व्हेन इंटेंडेड टू पास। इसको हम दूसरी अगर भाषा में बोले ना तो इसको बोलते हैं ओनरशिप टू पास। क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम अगर मैं बोलूं ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, ओनरशिप पासिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि ओनरशिप अभी सेलर की है जब वो सामान बायर को बेचता है। जैसे चॉकलेट है, अभी सेलर की दुकान में रखी है ऊपर शो पीस में, मैंने उसको खरीदा 20 रुपये में और मेरे पास आ गई, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है कि अब वो ओनरशिप मेरी है, चॉकलेट मेरी है, हक मेरा है इस पर, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद लिखा प्रॉपर्टी व्हेन इंटेंडेड टू पास। इसका मतलब जब हम किसी भी को प्रॉपर्टी पास कर देते हैं तो उसका हक बनता है, ठीक है। सपोज करो एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। एक पार्टी थी ए, एक पार्टी थी बी। ए जो है वो बहुत बड़ा वेयर हाउस चलाती थी, एक गोडाउन की दुकान थी बहुत सारी, बहुत बड़ी, ठीक है। तो बी ने कहा भाई मेरे को ना कम से कम 100 कुंटल या किलोग्राम बोल सकते हो, 100 किलोग्राम, 1 कुंटल या 1000 कुंटल, जो भी आप बोल लो, चलो हम मान लेते हैं 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कॉटन चाहिए, क्या चाहिए, कॉटन, ठीक है। हमने बोला ठीक है मिल जाएगा। तो अब इसने बोला कि मैं कॉटन को शिप करवा दे रहा हूँ और आप उसको ले लेना। तो इसने बोला ठीक है। इसने बोला आपके पास माल कल तक पहुंच जाएगा, आप ले लेना। इसने बोला ठीक है। अब इसने माल को भेजा इसके पास। अब माल को जब इसको भेजा तो रास्ते में पड़ गया इसके पीछे डाकू, चाकू नहीं डाकू। तो देखो अब रास्ते में डाकू पड़ गई, इनका जहाज जा रहा था तो इसको लूटने लगे। अगर ये इसको लूट लेते हैं पूरा तो यहाँ पर ओनरशिप किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी, ए की या बी की, ए की, नहीं, यहाँ पर जिम्मेदारी बी की होगी, क्योंकि ए ने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया। ए ने कहा कि मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ। अब बी को क्या चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो इंतजाम करें, उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तेरा माल यहाँ से निकल गया। गोडाउन से निकलने के बाद ये जिम्मेदारी इसकी है, ठीक है। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आएगा तो माल चोरी हो गया, टूटा फूटा हो गया, तो हम नहीं आएंगे, हम क्यों पैसे देंगे उसके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना इसको पहले ही बता चुका है, कि आपका सामान निकल चुका है, ठीक है। अगर नहीं बताया होता, अनजाने में भेज दिया होता तो जिम्मेदारी इसकी होती, वरना अभी जिम्मेदारी इसकी है। तो ओनरशिप पास होके ए से किसके चली गई, बी के पास चली गई, समझ आ गया। हाँ, तो भाई इसको बोलते हैं यहाँ पे इंटेंडेड टू पास, जिसको हम बोलेंगे सेक्शन नंबर 19, समझ आ गया। नीचे हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट। कह रहा है स्पेसिफिक गुड मतलब कि एक गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम पहुंचाते हैं तो उसमें ओनरशिप कैसे जाएगी। तो देखो सिंपल सा ओनरशिप का फंडा है। अगर आपने स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, स्पेसिफिक गुड्स, ऐसी चीज जिसको बोल रखा है स्पेसिफिक, तो उसमें ओनरशिप की जो ओनरशिप होगी वो बायर की होगी, ना कि सेलर की होगी। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि मेरे को कुछ कारपेट्स चाहिए, मेरे यहाँ पे कुछ इवेंट है, इवेंट में आलिया भट्ट आएगी। तो देखो मैंने बोला कि मेरे को कुछ कारपेट चाहिए, वहाँ पे इवेंट है, इवेंट में कौन आएगा, आलिया भट्ट आएगी भाई। तो देखो अभी उसने बोला हाँ ठीक है हम आपको कुछ कारपेट भेज देंगे, ये ने बोला हम आपको कारपेट भेज देंगे, इसने बोला मेरे को कारपेट बिछानी होनी चाहिए, बिछानी है मतलब तो जल्दी भेजना थोड़ा, ठीक है। तो इसने कारपेट तो भेज दी, कारपेट तो आ गई, मगर अभी तक ओनरशिप किसकी है, इसकी ही है, क्योंकि कारपेट उसने स्पेसिफिक बोला है, मैंने बिछाने के पर्पज से ली है। तो जब तक कारपेट बिछ नहीं जाती तब तक इसका पर्पज नहीं, इसका पर्पज चलता है।
ठीक है। तो ओनरशिप अभी इसकी रहेगी, जैसे ही कारपेट बिछी ओनरशिप इस पे ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि आगे उसका काम यहाँ है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसने पे भी कर रखा है इसकी लेबरों को घर बनाने के लिए, जैसे मजदूर आए हैं तो मैं उनको बस ये बोलूँगा कि मेरे को घर बनवाना है, हथौड़ी सामान बनाना वगैरह वगैरह, जब मैं उसका पे कर दूंगा तो ओनरशिप किसकी है, उनकी है। अब मेरी ओनरशिप कब तक थी, जब मैंने उनको सामान नहीं दिया था, जब सब चीज़ मिल गई तो ओनरशिप उनकी होगी। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, जब ये कारपेट बिछ जाएगी तो ओनरशिप खत्म इसकी और इसकी स्टार्ट, समझ आइए। ये है सेक्शन नंबर 20। अब यहाँ पे लिखा उसने स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू ए डिलीवरेड स्टेट, कह रहा है यहाँ जहाँ पर भी ना स्पेसिफिक वर्ड आ जाए ना, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है ओनरशिप के अंदर एक आदमी ने स्पेसिफिक मतलब स्पेशल डिमांड करी है कि भाई ये सामान यहीं चाहिए तो यहीं चाहिए, और वहाँ जब वो पहुँच जाएगा तो उसके बाद उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है, किसकी, पार्टी भेजने वाले की, ठीक है, जैसे कि सेलर की। तो यहाँ पर भी सेम वही है जिसको हम बोलेंगे सेक्शन नंबर 21 में। नीचे लिखा सेक्शन 22 स्पेसिफिक गुड्स आर इन द ड्यूरेबल स्टेट, कह रहा है एक स्पेसिफिक गुड्स जो कि एक ड्यूरेबल स्टेट में होने चाहिए, एक अच्छी खासी कंडीशन में हो, कह रहा है स्टेट बट सेलर हैज़ टू डू समथिंग टू असरटेन द प्राइस, कह रहे हैं अब उसके जो असर्टेन प्राइस है ना वो सेलर क्या करेगा, अब उसके असर्टेन प्राइस भी इफेक्ट होते हैं। अगर मान लो स्पेसिफिक गुड्स किसी जगह मंगा रहे हैं कोई ड्यूरेबल अच्छी कंडीशन में, तो वहाँ पर प्राइस भी इफेक्ट होता है। प्राइस अगर मान लो अभी है 10 रुपये और आपने बोला कि मैं रहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर में और आप जो है सामान मंगा रहे हो श्रीलंका से, ठीक है, ये रहता है यहाँ पे श्रीलंका में और ये रहता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखो 2 स्टेट से सामान आ रहा है, ठीक है, 2 स्टेट में सामान जा रहा है, मतलब कि गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो वहाँ का टैक्स लगेगा और वहाँ का इतनी दूर जाने का रेंट लगेगा, वेजेस लगेंगे और रखने का वेयर हाउस लगेगा, गाड़ी लगेगी, गाड़ी वालों का खर्चा अलग से लगेगा। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन लगा के सर्टेन गुड्स को स्पेसिफिक जगह पे पहुँचाने के लिए ओनरशिप जब तक ये सारे पेमेंट नहीं कर देता ना, जितनी भी ओनरशिप मतलब की बनती है, जितने भी खर्चे लगते हैं वो सारे अगर इसने पे कर दिए तो फिर काम इसका खत्म हो जाएगा, फिर सारी गारंटी इसकी होगी। अगर ये सारे खर्चे नहीं पे करता जब तक के, तब सारी गारंटी एक ही होगी। समझ आ गया ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है। तो ये थे कुछ सेक्शंस जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स के अंदर काम आते हैं, जो मैंने आपको सारे बताए। अब हम करने वाले हैं इसके नीचे टॉपिक्स जो है, तो बाकी टॉपिक्स लिखवाऊंगा उससे पहले आप इसे उतार लो। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी जो मैंने बताया था आपने उतार लिया होगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट फिर नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। देखो अनसर्टेन गुड्स जो मैंने आपको बता ही रखा है क्या होते हैं। अनसर्टेन गुड्स को जब हम किसी जगह को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर जो है ना अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफर होती है। मतलब कहने का क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर टू बायर पे या बायर टू सेलर पे, तो वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस लिखे हैं, सेक्शन 23(1) और सेक्शन 23(2). सेक्शन 23(1) और सेक्शन 23(2). तो पहले 23 सेक्शन कहता है सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। कह रहा है जितने भी सेल ऑफ गुड्स करते हैं या फिर हम माल जो भी बेचते हैं वो डिस्क्रिप्शन पे जो होता है उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग बेचते हैं, ठीक है। और अनसर्टेन मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ना फिक्स नहीं होता कुछ भी, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मांगी जाती। यहाँ पर नॉर्मली जैसे कंज्यूमर की डिमांड आती है कि भाई यहाँ पर माल सेल करना है, वहाँ पर पहुँचा दो बस। सेकेंड आता है डिलीवरी टू द कैरियर। देखो डिलीवरी टू द कैरियर का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी की डिमांड आई कि यहाँ पर आज इतना माल पहुंचाना है, ठीक है, 100 कुंटल का बोला है उसने पहुंचाने को, तो यहाँ पर होता है क्या, मान लो पार्टी नंबर ए है और पार्टी नंबर बी है। पार्टी नंबर ए है जो वो कॉटन का उत्पाद करती है, मतलब कॉटन बनाती है। अब उसने कॉटन मान लो बनाए हैं 1000 कुंटल, ठीक है, 1000 कुंटल कॉटन बनाए पार्टी ने। अब पार्टी बी आई, पार्टी बी ने बोला कि भाई मेरे को पार्टी ऐसे बोला कि मेरे को सिर्फ 500 क्विंटल की ज़रूरत है, मेरे को 500 क्विंटल आप दे दो। तो इसने इसको 500 क्विंटल दे दिए। अब बचे रिमेनिंग इसके पास कितने, 500 क्विंटल। अब वो 500 क्विंटल वो पार्टी सी के थे जो कि संभाल के ए ने रखे हुए थे। अब पार्टी सी ये रही। अब इसने पार्टी सी को इन्फॉर्म कर दिया कि आपके 500 क्विंटल रखे हुए हैं, आप उसको कलेक्ट कर लो, आके ले जाओ, ठीक है, आपके वो रेडी हो चुके हैं। अब क्या हुआ, उसी रात को इन चूहों ने, मतलब कि वहाँ पे काफ़ी सारे चूहे थे, चूहों ने इन 500 क्विंटल को खराब कर दिया और उसके बाद आग लगी और किसी वजह से सारे जल गए, ठीक है।
अब पार्टी सी जो है वो ब्लेम करती है पार्टी ए को कि आपने मेरे क्विंटल को ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर अथॉरिटी इसकी नहीं थी, इसको ट्रांसफर हो गई थी, क्योंकि इसने बोल दिया था, मैसेज कर दिया था कि आपके क्विंटल रेडी है, आपके जो कॉटन है वो रेडी हो चुके हैं, आपके कलेक्ट कर लो। मगर ये लेट करता है तो यहाँ पर ब्लेम ये नहीं करेगा, यहाँ पर इसकी गलती है, ठीक है, पार्टी सी के। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे डिलीवरी टू द कैरियर, ठीक है, मतलब कि एक सफिशिएंट टाइम पे एक माल को प्रोवाइड करवाना। उसके नीचे हम पढ़ेंगे सेल बाय नॉन ओनर। देखो सेल बाय नॉन ओनर, जैसा आपको पता ही है, एक सेल तो हो रही है मगर ओनर नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स ओनर नहीं है। जैसे कि अभी मैं चैनल एक्सप्लेन पे पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी टीचर को हायर करूँ, वो बोले कि ये चैनल एक्सप्लेन मेरा है, ऐसे अगर कोई बोलता है तो वहाँ पर टीचर तो वो है मगर ओनर नहीं है। वो आपको जो सामान बेच रहा है, जो भी आपको स्टडी करा रहा है, वो ओनर नहीं है। ओनर कौन है? ओनर मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको माल किसी एजेंट के द्वारा जब बेचा जाए तो वहाँ पर वो नॉन ओनर कहलाता है। समझ आ गया? नॉन ओनर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द लेटिन वर्ड्स डैट, कह रहा है ये जो है ना नॉन ओनर का कॉन्सेप्ट है, लेटिन वर्ड्स में डिफाइन किया गया था। तो पहले इसको बोला जाता था नीमो डेट क्वेड नॉन हेबिट। देखो क्या लिखा है, नीमो डेट क्वेड नॉन हेबिट। इसका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन द लेटिन वर्ड, यहाँ पे मैंने बताया, नो वन कैन गिव हु पोजेस आउट, या फिर पोजेस नॉट, सॉरी नॉट है यहाँ पे, आउट नहीं है। कह रहा है नो वन कैन गिव हु पोजेस नॉट, ठीक है। कहने लगा कि अगर आपको कोई भी सामान ऐसा बेचना है जो आपके पास ही नहीं है तो आप किसी पार्टी को नहीं बेच सकते। इसका कहने का मतलब क्या है, आप वो सामान नहीं बेच सकते जिसकी ओनरशिप आपके पास ही नहीं हो। जैसे कि चैनल एक्सप्लेन पे अगर मान लो मैं ओनर नहीं हूँ, मैं एज अ टीचर हायर किया गया हूँ पढ़ाने के लिए, तो चैनल एक्सप्लेन को अगर कभी बेचना हो तो उसको मैं नहीं बेच सकता क्योंकि मैं ओनर ही नहीं हूँ उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर ओनर जो होता है वही सिर्फ एक वैलिड ओनरशिप बेच सकता है, ठीक है। सपोज करो, एक एग्जांपल देके भी अभी आपको समझाऊंगा, नीचे समझाऊंगा। नीचे यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्रू दिस रूल। इस रूल के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। देखो एक अच्छी ओनरशिप कब मिलती है, जब कोई फर्स्ट पार्टी, अच्छी पार्टी उसको बेचे और जो सेलर है उसके पास उसका टैग आता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर, मान लो मैं पार्ले जी का बिस्कुट बेचता हूँ, मैं फर्स्ट पार्टी मैंने खरीदा, तो जब मैं उसको बेचूंगा आपको, तो वो ओनरशिप अब आपको ट्रांसफर हो गई है। वो मेरा था पहले, अब वो आपका हो गया, अब आप उसके साथ कुछ भी करो। तो यहाँ पर ये ओनरशिप ट्रांसफर इन केस कब कब होती है, तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे मैंने ऊपर, नो वन कैन गिव्स हु पोजेस नॉट। कह रहा है जिसके पास ओनरशिप ही नहीं है, जिसके पास वो सामान ही नहीं है, जिसका वो चीज़ है ही नहीं, ये चोरी करा हुआ मार्कर है, अगर मैं किसी को भी बेचूं तो उसके पास भी ओनरशिप नहीं जाएगी डायरेक्टली, अगर मैं कहूँ। क्योंकि देखो ये पेन मेरा भी नहीं था, चोरी का था, तो उसके पास कैसे चली जाएगी? जिसका है वो ओनरशिप उसकी रहेगी ना, बेशक उसने पैसे दिए मगर ओनरशिप नहीं कहलाएगी वो। यहाँ पे लिखा एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल, देयर आर फ्यू केसेस वेयर ए नॉन ओनर कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स अल्थो द सेलर वाज नॉट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। कह रहा है काफ़ी केसों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर एजेंट के द्वारा सामान बेचा जाता है, और एजेंट जो है ना, जो किसी को भी सामान ट्रांसफर करता है या बेचता है, तो वहाँ पर सेलर की जरूरत नहीं होती, फर्स्ट ओनर की जरूरत नहीं होती। सेलर भी अगर मान लो कोई एजेंट भी अगर माल बेचता है, उसकी ओनरशिप भी एक सेलर की ओनरशिप के बराबर कहलाती है, ठीक है। कुछ केस में बता रहा हूँ ऐसा, तो ये कुछ एजम्पशन बन जाएगी इसकी। एक्सपेक्टेशन नीचे मैं बताऊंगा वो भी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पास ए बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स बाय टू ओनर। कह रहा है यहाँ पर एक बेटर टाइटल जो है ना, टाइटल मतलब होता है ओनरशिप जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह पास होगी। सपोज करेंगे, एग्जांपल लेके अब बताएंगे आपको। सपोज करो, देखो अगर बेटर ट्रांसफर करवानी है ना ओनरशिप, तो क्या होता है, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी है, ठीक है। पार्टी नंबर ए का खुद का घर है, बड़ा अच्छा खासा घर है। पार्टी नंबर ए ने अपना घर इसको सेल करा, पार्टी नंबर ए ने अपना घर इसको सेल करा। अभी ये जो घर इसका था, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स इसके पास चले गए, तो ये बन गया ओनर। समझ आ गया? ये था सिंपल केस, ये बन गया ओनर। इसी जगह अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, देखो ये ओनर क्यों बना, क्योंकि इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब दूसरा एग्जांपल देके समझाते हैं। पार्टी नंबर ए जो है, जिसका नाम है ए, तो इसने क्या करा, एक कार चोरी करी, एक कार चोरी करी, छोटी सी बात ले लो। पार्टी नंबर बी को इसने सेल कर दी वो चोरी वाली कार, पार्टी नंबर बी को सेल वाली कार चोरी कर दी 2 लाख में। अब इसने 2 लाख इसको दिए, ठीक है, इसको पेमेंट तो मिल गई, मगर इसको जो कार मिली है क्या वो ओनरशिप वाली है?
क्या वो खुद इसकी कार थी? मैंने ऊपर ही बताया था जो लैटिन वर्ड का रूल है वो क्या कहता है, जब आपके पास ही वो चीज़ नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को वो चीज़ बेचो। तो जब इसकी की कार नहीं है, इसकी ओनरशिप ही नहीं है, तो जितना भी आप बेच लो या फिर जितना भी आपको चोरी का माल बेच ले, आप भी उसके असली मालिक नहीं बनोगे तब तक। समझ आ गया? तो ये था इसका सिंपल सा रूल। और पार्टी नंबर ए का जो मैंने अभी आपको पहला एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने घर सेल करने की बात करी थी, वो थी ओनरशिप। उसमें टाइटल मिलेगा क्योंकि वो जो ए पार्टनर था उसका खुद का घर था, यहाँ इसकी खुद की संपत्ति नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि सारी जिसकी भी संपत्ति नहीं है वो आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, क्या पता कंपनी ने उसको एजेंट रख रखा हो, तो उसके कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशन वो अभी हम आपको नीचे बताएंगे। तो भाई सबसे पहले लिखा हुआ है एजम्पशन, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेशंस आर दिस फॉलो। कह रहा है ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, नीचे मैं बता रहा हूँ आपको 8-10 एक्सपेक्टेशन है पहले, मगर मैं आपको 6 या 5 बताने वाला हूँ, तो आप इसको धीरे धीरे उतार लेना बाद में। पहली चीज आती है सेल बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी टू ओनर ऑफ द टाइटल बाय स्टॉपेबल। देखो स्टॉपेबल मतलब होता है अगर मान लो आपके पास अथॉरिटी नहीं है किसी भी चीज को सेल करने की, आप ऐसा वर्कर काम करते हो, आपकी वो चीज ही नहीं है, मगर आप अगर वहां पे एजेंट के रूप में भी काम करते हो ना, तो मगर अगर आप कंपनी की तरफ से वर्कर आप बन के काम कर रहे हो और आप जो है अपने मतलब कि सबऑर्डिनेट को या कोई भी कस्टमर आता है उसको ये विश्वास दिला दो कि ये जो चीज़ है ना ये आप ही की कंपनी की है, फर्स्ट ओनरशिप आपको मिलेगी और आप इसके मालिकाना हक रखोगे अगर मान लो हम उसको बेचते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें अगर उसको क्लियर हो जाती है दिमाग में, तो वो खरीदने को तैयार होगा, वो बिलीव करने लगेगा आपके ऊपर। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वेयर इज द ट्रू ओनर ऑफ द, वेयर द ट्रू ओनर ऑफ द goods by his words or conduct made by a buyer believe that the seller was the owner of that goods, the seller has authority to sell them। कहने लगा कि अगर आपके पास अथॉरिटी है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, अगर मान लो आप एजेंट भी काम कर रहे हो, तो मालिक ने अगर आपको अथॉरिटी दे रखी है, अगर आप अपने सामने वाले कस्टमर को बताओगे कि भाई हमें मालिक ने रखा हुआ है, कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी सारी ओनरशिप की है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मेरे से लो चाहे आप मालिक से खरीदो, दोनों से ही खरीदने पर आपको ओनरशिप सेम मिलेगी, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे डिफॉल्ट वाली नहीं है, ऐसा बिलीव करा दो तो वहाँ पर एक ओनरशिप मिल जाती है सामने वाली पार्टी को, और यहाँ पर वो रूल भी फॉलो हो जाता है जिसमें मैंने बताया था अगर आपके पास वो मालिकाना हक नहीं है, आप बेच नहीं सकते, आप बेच सकते हो बट आपके पास अथॉरिटी हो, इसकी तरह नहीं है कि चोरी का माल लाके वो बेचा, ठीक है। अब नीचे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, सेल बाय मर्सेंटाइल एजेंट। कह रहा है सेल बाय मर्सेंटाइल एजेंट, काफ़ी सारी कंपनियों में देखा गया है, सेक्शन नंबर 27 कहता है काफ़ी सारी कंपनियों में देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग एज अ एजेंट रखते हैं अपने नीचे किसी भी काम को करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रिंसिपल जो है अपने नीचे एजेंट रखते हैं, प्रिंसिपल एजेंट को सैलरी पे करता है, सैलरीड पे रखता है, समझ आ गया। तो यहाँ पर लिखा when the consent of the owner is in possession। देखो पोजेशन वर्ड में कंफ्यूज मत होना, पोजेशन क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है, दोनों में फर्क होता है। प्रिंसिपल वो व्यक्ति जिसके पास ओनरशिप है, जो ओनर है, पोजेशन जिसको हमने दिया है कि भाई तू हमारे नाम पे बेच इसको, ठीक है, ओनरशिप हम देते हैं तेरे को, हमारा टैग यूज कर तू, उसको पोजेशन बोलते हैं। सपोज करो मेरी कार है एक, मैंने अपने फ्रेंड के घर के आगे सेल वो रख दी है, खड़ी कर रखी है, पार्क कर रखी है देखने के लिए फिलहाल, तो कार किसकी है, मेरी, मैं कौन हूँ, प्रिंसिपल हूँ, और मेरा जो फ्रेंड है वो पोजेशन है, पोजेसिव है वो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कार को बस देख रहा है, अगर कुछ नुकसान होगा तो वो बोल सकता है मगर ओनर नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा ऑफ द गुड्स and sale is made by him in the ordinary course of his business। कह रहा अब वो जो एजेंट है मर्सेंटाइल, जो मैंने अभी बताया था क्या नाम है उसका, हाँ मर्सेंटाइल एजेंट। तो देखो मर्केंटाइल जो एजेंट है उसको हमने रखा है, वो बिजनेस के एक पार्ट्स की तरह काम कर रहा है, एक बॉडी ऑफ पार्ट है, वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आपको बेचने का काम कर रहा है, उसके पास ओनरशिप है, वो बेचना चाहता है, उसको अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है, मगर वो एक ओनर नहीं है, समझ आ गया। तो यहाँ पे भी एजम्पशन कंप्लीट पूरी करती है। तो यहाँ पर इसके हो गए कुछ 2 पॉइंट्स, मैं अब आपको 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो पहले आप इसको उतार लो। की है तू आया है तू आ गया, तो जो मैंने बताया था आपने उतार लिया होगा। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट। तो भाई अगला टॉपिक जो लिखा हुआ है हमारा, वो लिखा हुआ है यहाँ पे 3rd पॉइंट आता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। देखो जॉइंट ओनर क्या होता है, या तो आप जॉइंट ओनर बोल लो या इसकी जगह एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, जिसको बोल सकते हैं को ओनर, ठीक है, को ओनर, समझ आ गया।
तो देखो जॉइंट ओनर क्या होता है और को ओनर क्या होता है, दोनों एक तरह से सेम है, दोनों तरह से बराबर है। कंपनी जो होती है ना, एक कंपनी में क्या होता है, एक बंदा ओनर ना होकर 5-7 अगर ओनर हो तो उसको जॉइंट ओनर बोलेंगे, मिले जुले। या फिर को ओनर क्या होता है, जब एक कंपनी के पार्टीशन में काफी सारे बंदे खड़े हों जो उसके ओनर ही हो, ठीक है, सबके पास राइट्स हो, तो हर चीज अगर सबके पास होना तो सारे ही क्या कहलाएंगे, ओनर कहलाएंगे भाई यहाँ। तो वही वो हो गए सारे ओनर। तो इसी में कह रहा है सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर। अगर आपने सेल करी, सेल किसी एक पर्टिकुलर ओनर के द्वारा हुई है, सारों के द्वारा सहमति से नहीं, किसी एक के ओनर के द्वारा भी हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे अंडर सेक्शन 28 के वेयर वन ऑफ द सर्वल जॉइंट ओनर वन हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय परमिशन ऑफ ए कंपनी। कह रहा है अगर मान लो एक बंदे ने कंपनी के अंदर मान लो 5 ओनर हैं, 5 ओनर में से किसी एक ओनर को बोला कि आप इस गुड्स को रखो, आपके पास पोजीशन है, आप इस गुड्स को संभाल के रखोगे, और उस बंदे ने, उस ओनर ने उस गुड्स को बेच दिया, ठीक है, वो ओनर था जो उसने गुड्स को बेच दिया। अब जब वो गुड्स बेच देगा तो वहां पे जो पार्टी है जिसके पास भी वो गुड्स जाएंगे, मान लो ए ने पार्टी ने बी को सेल करा, तो बी के पास जो है वो फेथ भी चला जाएगा। बी ने ट्रस्ट करा था किसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है, उसने उससे गुड्स खरीदे ये समझ के कि उसको ओनरशिप मिलेगी। ओनरशिप तो मिल गई, मगर यहाँ पर ओनरशिप में उसको ये नहीं पता कि ओनर कितने थे, बाकी 5 ओनर थे जिसके सारों के परमिशन लेनी चाहिए थी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अब ए ने जब इसको गुड्स बेच दिए तो बाकी जैसे बी, सी, डी, ई, एफ जो भी बाकी पार्टनर बचे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अब बोलने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, उनके पास अब कोई राइट नहीं है कि वो बी से सामान को वापस ले पाए, ठीक है, और बी जो है वो ओनरशिप का मालिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 28। उसके नीचे लिखा सेक्शन नंबर 30 में, यहाँ पे लिखा मैंने सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। कह रहा है यहाँ पर जो एक सेल करी जाती है, एक सेल के बाद दोबारा ओनर उसी सेल को दोबारा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिस डिफॉल्ट होता है इसको यहाँ पे हमने रखा सेक्शन नंबर 30 में, सॉरी, यहाँ पे लिखा सेल बाय सेलर इज पोजेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल। कह रहा है एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले सपोज करो राम कुमार, क्या था, राम कुमार, ये है एक बायर, इसको एक सामान खरीदना था। सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, और ये हूं मैं, मेरे को एक प्रॉपर्टी बेचनी है इसको, ठीक है। तो मैंने ना इसको एक प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने बेची प्रॉपर्टी, मैंने इसको एक प्रॉपर्टी बेची 5 लाख रुपए में, कितने रुपए में, 5 लाख की। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो राम कुमार है ना, इसने बोला ठीक है 5 लाख में आप मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, मैं अभी आपको 4 लाख रुपए दे देता हूँ, 1 लाख में दे दूंगा 1 हफ्ते बाद, 7 दिन के बाद आऊंगा तो प्रॉपर्टी के आपसे डॉक्यूमेंट्स और पेपर वगैरह लेके जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है आके लेके जाइए। तो इसने मेरे को 4 लाख रुपए दिए, मेरे पास कितना आ गए, 4 लाख रुपीज आ गए, और 1 हफ्ते का टाइम इसने बोला 1 हफ्ते बाद आऊंगा। 1 हफ्ते के बीच में 3 दिन निकल गए, तब मेरे पास एक पार्टी आई, दूसरी पार्टी जिसका नाम था किशन कुमार, ठीक है। अब मेरे पे किशन कुमार आया, उसने भी मेरे को सेम वही बोला कि भाई मेरे को भी ये डॉक्यूमेंट्स, वो क्या बोलते हैं, मेरे को ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और मैं ये खरीदना चाहता हूँ। मैंने बोला इस पार्टी को तो टाइम है, मैंने इसको भी वही चीज सेल कर दी, सेम टू सेम, मैं इससे पैसे ले चुका था फिर भी मैंने इसको सेल कर दी। ओनरशिप इसके पास थी पहले, अब ओनरशिप किसके पास आ गई, इसके पास, और इसने पूरी पेमेंट कर दी 5 लाख, तो मैंने इसको बेच दिया, अपनी प्रॉपर्टी निकाल दी ना, क्योंकि भाई इसका वेट थोड़ी करूंगा 1 लाख लाए या ना लाए, तो मैंने इसको निकाल दी अपनी प्रॉपर्टी। अब मेरी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई पहले इससे, अब इस पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, एक ही प्रॉपर्टी को जब कोई सेलर या एक ही चीज को, एक ही गुड्स को सेलर किसी 2 व्यक्ति को बेच दे, जबकि पहले व्यक्ति को ये ना पता हो कि उसने दूसरे को बेच दिए, अब ये जो है राम कुमारी ये क्या करेगा, ये अपनी प्रॉपर्टी तो वापस लेगा नहीं, है ना। अब ये क्या करेगा, ये सूट फाइल कर सकता है अपनी इसके लिए, किसके लिए, 4 लाख रुपीज के लिए, समझ आ गया। तो यहाँ पर लिखा मैंने इन पोजेशन, यहाँ पे लिखा मैंने इसमें, इट प्रोवाइड्स दैट वेयर ए पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजेशन ऑफ देम। कह रहा है एक आदमी ऐसा जो गुड्स को सेल तो कर दे मगर गुड्स उसी के पास है, अंडर पोजेशन है, जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे ना, अंडर पोजेशन थे वो उस समय। कह रहा है ऑफ देम ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल टू देम दे मे, यहाँ पे लिखा है ही मे सेल
देम टू थर्ड पार्टी, और वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसका फायदा उठाकर वो सेलर वो उस डॉक्यूमेंट को किसी थर्ड पार्टी को बेच दे या थर्ड पर्सन को बेच दे, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बोलते हैं सेल बाय सेलर इन अदर पोजीशन, ठीक है, आफ्टर सेल, मतलब कि सेल होने के बाद भी उसने सेल करी, समझ आ गया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 30 का। अब हम उसके बाद करवाने वाले हैं, यहाँ पे नीचे आपको नीचे लिखा है सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, कह रहा है सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है अगर आप रोड पर मटकते हुए चल रहे हो, रोड पे चलते चलते आपको मान लो सोने की चैन मिली जिसकी कीमत 30,000 रुपये, सोने की चेन मिली जिसकी कीमत 30,000 रुपये आपको रोड पे पा गई। अब उस रोड पे पाई हुई चेन को आपने बेचा, बेच के पैसे कमाए कुछ, ठीक है, तो आप कैसे बेच सकते हो, पहली बात तो उसकी भी टर्म एंड कंडीशन है इस सेक्शन में। यहाँ पे लिखा द फाइंडर में सेल गुड्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन, फाइंडर जो जिसको चेन मिली है ना वो उस चेन को बेच सकता है मगर कुछ कंडीशन में, भैया ऐसे नहीं है किसी की भी चेन उठा के बेच देगा। तो देखो यहाँ पर पहली चीज लिखी है व्हेन द थिंग्स इज इन डेंजर फॉर प्रीसिंग और ऑफ लॉसिंग, कह रहा है वो जो चीज है ना जो उसको मिली है वो उसको उसके नुकसान को भरपाई करने में मदद नहीं कर रही, ठीक है, और वो उसका ज्यादा ही नुकसान करा रही है। प्रीसिंग का मतलब होता है आपका लॉस करवा देना ज्यादा, ठीक है। उसके बाद लिखा है लॉसिंग द ग्रेटर पार्ट्स ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू की ज्यादा कीमत आपने नुकसान कर दी। सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं, ये पार्क था, यहाँ पे आपको चेन मिली, यहाँ पर आपको लेके जाना था उस बंदे को। हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखो यहाँ पे एक पर्सन था पार्क में जिसको एक चेन मिली, यहाँ पर वो पर्सन रहता है जिसको चेन देने जाना है। अब ये पर्सन ए बी के पास गया यहाँ से यहाँ तक, अब इसका लगा यहाँ पे खर्चा, क्या लगा, खर्चा आने जाने का। और भाई मान लो ये अमेरिका में रहता था, तो अब ये अमेरिका तक अगर गया खर्चा करने, चेन की कीमत थी कितनी 30,000 रुपये, ये 25,500 रुपये खर्च कर चुका है, 25,500 रुपये। तो अगर पार्टी किसी भी चीज का 2-3 पोर्शन अपना लगा देती है उसको पहुंचाने में, तो उस पार्टी के पास एक मालिकाना हक हो जाता है, एक ओनरशिप हो जाती है कि वो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, सपोज करो आप चेन तो लौटाने गए, वो आपको चेन के बदले कुछ ना दे, आपके तो पैसे गए ना, तो आपके पास अगर 2-3 खर्च हो जाता, मतलब कि 2/3 जितने का अमाउंट है उसके 50% से ज्यादा, तब आपके पास वो हक होता है कि आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए उस फाइंडर गुड्स को, उस चेन को, सोने की चेन को बेचो। समझ आ गया, ये सिचुएशन है जो कहता है द फाइंडर ऑफ गुड्स टू बी सेल। समझ आ गया, पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि आपको अपना खर्चा जो अपना कीमत है जो भी वो निकालने के लिए बेचना पड़ेगा। सेकंड चीज, आप कब बेच सकते हो, जब आपको बहुत ज्यादा पैसों की नीड हो, जब आपको लगे कि वो चेन जो है आपके लिए नुकसानदायक है, नुकसान पे नुकसान कर रही है, तब आप उसको बेच सकते हो, तब आपको वो बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहता है हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स बाय सेल, ठीक है। तो ये था हमारा, ये कंप्लीट हो गया। ये ऊपर के जो भी सेक्शन थे मैंने बता दिया आपको, जितने भी सेक्शन आते हैं ये पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे, तो प्लीज इसको उतार लेना बाद में। उसके नीचे मैंने लिखा पॉइंट, यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, कह रहा है किसी भी चीज को कहीं भी भेजने का उसका राइट्स, उसका रिजर्वेशन किस तरह से आपके पास आता है किसी भी गुड्स को या सर्विस को। तो यहाँ पर नीचे मैंने लिखा वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड, या बोल सकते हैं अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें मेंशन हो कि स्पेसिफिक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहिए, ठीक है, दूसरी जगह पे भेजा जाएगा। यहां पर क्या होगा, एक पर्सन किसी गुड्स को पैक करके अपने एजेंट के थ्रू भिजवाएगा उस जगह तक, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह तक जहां पर बायर उसको चाहता है। तो यहां पर भेजने वाला जो है वो प्रिंसिपल, और जो भेजने के लिए लेके जाएगा वो होगा एजेंट, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी डिस्कस करा था। एक प्रिंसिपल की जो डिमांड्स है उसको एजेंट एक फॉलो करता है, ठीक है। नीचे उसका पॉइंट नंबर 2 लिखा है वेयर गुड्स आर शिप्ड ऑन डिलीवर्ड ऑन टू ए रेलवे, कह रहा है वेयर जहां पर गुड्स डिलीवर किए जाते हैं। अंडर सेक्शन 1980 में बताया था कि जब रेलवे जो है, रेलवे में कोई भी माल ट्रांसफर करना, माल चढ़ाना या फिर लेके जाना, डिलीवर करना, वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैरिंग बाय रेलवे के अंडर आएगा। किसके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैरिंग बाय रेलवे। उसके बाद नीचे मैंने लिखा
यहाँ पे अंडर बाय द बिलिंग ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट, और उसके बदले रेलवे की वहां पे क्या होगा, बिल ऑफ रिसिप्ट। मैंने बताया था आपको पहले भी पोजेशन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा कि आपके पास वो मालिकाना हक है, आप उस गुड्स एंड सर्विस को लेके रख के आप रेलवे में ले जा सकते हो। ठीक है, पोजेशन एक रेलवे पोजेशन होता है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग लिखा है तो आपको बिल ऑफ लेडिंग दिया जाएगा जो आपका पोजेशन का काम करेगा, आपको अलाउ करेगा, आपके पास अथॉरिटी है, आप उसको रखो। ठीक है, अब नीचे पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। वेयर द गुड्स सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉन ऑन द बायर फॉर द प्राइस एंड ट्रांसमिट्स टू द बायर द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर। क्या रहा है, वेयर द गुड्स सेलर गुड्स, यहाँ पे लिखा वेयर द गुड्स सेलर टू गुड्स ड्रॉन बाय द बायर एंड द प्राइस ऑफ द ट्रांसमिशन। देखो जब एक बायर है, एक ट्रांजिशन है, ये बोल सकते हो ट्रांजिशन कौन है, ट्रांजिशन मतलब होता है सेलर। जब एक सेलर एक बायर को गुड्स बेचता है, कुछ भी बेचता है, तो उसके प्राइस में डिफेक्ट अगर हो सकता है, उसके अगर मान लो चीज़ों में एक डिफेक्ट है या फिर कुछ खराबी है, इस ट्रांजिशन में वो क्या करेगा, वो चीज़ों को वापस करने का बोलेगा, उसका बिल दोबारा बनाने का बोलेगा, या फिर बोल सकते हो एक्सचेंज टुगेदर करने का बोलेगा, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो ना, तो आपको उसके बदले पैसे नहीं रिफंड किए जाते जल्दी से, तो आप उसकी दूसरे गुड्स को जो सही हो वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये हो जाता है सेक्शन नंबर जो 3 है, जो हमारा सेक्शन 3 कह रहा हूं, पॉइंट्स जो 3 है वो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजेबल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपके बुक्स में आएंगे, इसके अलावा चैप्टर में और कुछ नहीं है, यहीं पर बिल्कुल बस यहीं पर भैया चैप्टर होता है खत्म। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी यूनिट नंबर 3, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यूनिट 3 चैप्टर 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो 1930 तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी लेके आने वाले हैं, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम से पहले सारी बुक करवाऊंगा, बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी आपको दिख रहा है, और मेरी चैप्टर वाइज वीडियो के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू में स्टार्टिंग में चैप्टर 1 2 3 यूनिट वाइज सारी वीडियो के लिंक है भाई, जाके इसके बाद अगली वीडियो जल्दी से आप चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतने, टेक केयर, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।